Good morning, class. Welcome to this second lecture of business law. Last lecture I had summed you up with certain general principles of contract, and now we go further. Just a moment, I start with the last where I had stopped my lecture. We had completed offer and types of offer, right? Now, coming back to that types of offer, for a moment I just give you a small recap and then we proceed further. Coming to that, kinds of offer we saw that offer can be a general offer. Now, what is a general offer? That also I discussed with you. It means an open offer for public, a offer which is open to all, in the sense that anybody from the public can accept this offer. Then coming to second type is the specific offer. स्पेसिफिक ऑफर इज टू ओनली अ सर्टन पर्सन, किसी एक ही आदमी को स्पेसिफिकली ऑफर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को ऑफर किया दैट वेदर यू एक्सेप्ट माई दिस प्रपोजल, इट मीन्स दैट ऑफर इज ओनली अ स्पेसिफिक ऑफर मेड बाय ए विच इज ओनली डायरेक्टेड टू बी. दैट इज टू अ स्पेसिफिक या एक ही फिक्स पर्सन होता है. देन गोइंग फर्दर, काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर के बदले सामने से ऑफर ही आता है. अभी देखो क्या होता है, ऑफर अगर ए बी को दे रहा है तो बी ने ए को क्या कम्युनिकेट करना चाहिए? या तो ऑफर को क्या देना चाहिए उसने? या तो एक्सेप्ट करना चाहिए या तो रिजेक्ट करना चाहिए. अगर रिजेक्शन आ गया, बात उधर ही खत्म हो गई. कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे शुरू होता है? एग्रीमेंट कहाँ पे शुरू होता है? सिलसिला कहाँ पे शुरू होता है? जब भी वो एक्सेप्ट होता है. तो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, ऑफर को सामने से और एक ऑफर ही आ जाता है. उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर. What is a counter offer? Counter offer is a fresh offer and also rejection of the original offer. See, A ने B को ऑफर किया, फॉर एग्जाम्पल कि मैं तुमको 100 पेन बेचता हूँ. मेरा ऑफर है कि मैं 100 पेन बेचना चाहता हूँ. B क्या बोलता है? वो छोड़ यार, तेरे पास 200 है तो बोल. तो B ने एक्सेप्ट किया. हैज़ बी एक्सेप्टेड? नो. B ने क्या किया? B ने बोला मुझे 100 नहीं 200 चाहिए, क्या तुम 200 दे सकते हो? तो ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं है, ऑफर को क्या आ गया? काउंटर ऑफर आ गया. इट्स अ ऑफर अगेंस्ट ऑफर. देन थर्ड टाइप, नेक्स्ट टाइप स्टैंडिंग ऑफर. स्टैंडिंग ऑफर एक ओपन ऑफर होता है जो कंटिन्यूइंग ऑफर होता है. इट इज अ कंटिन्यूइंग ऑफर विच रिमेन्स ओपन फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. इसका आपको सबसे बेस्ट और इजी एग्जांपल देता हूँ. सेल, 15 अगस्त का सेल, गणपति फेस्टिवल का सेल, दिवाली का सेल, ये सब क्या होता है? या बिग बाज़ार का सेल देख लो. बिग बाज़ार का सेल इज़ वेरी पॉपुलर, जो यूजुअली इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे होता है. इंडिपेंडेंस डे कभी होता है भाइयों और बहनों? 15 अगस्त, राइट. तो बिग बाज़ार में कैसा, 12 तारीख को सेल चालू हो जाता है. 12 तारीख का ऑफर रहता है. 13, 14 और 15 तारीख को ऑफर ख़त्म हो जाएगा. तो सेल का जो ऐड आता है वो कैसे आता है? दैट ऑफर विच स्टार्ट्स फ्रॉम, या सेल कब से चालू हो रहा है? 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक. तो अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है, डिस्काउंट रहेगा, जो भी ये रहेगा, उसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 12 तारीख से लास्ट आप कब जा सकते हो? 15 तारीख तक. 16 तारीख तक जाओगे तो मिलेगा नहीं. वो क्या बोलेगा? सॉरी बॉस, ऑफर ख़त्म हो गया, लैप्स हो गया, एंड हो गया. और 12 तारीख से पहले 11 तारीख को ही चले गए तो यार बहुत भीड़ होता है, मैं आज ही आ जाता हूँ, तो भी नहीं मिलेगा. सो इट इज़ फॉर अ फिक्स पीरियड. सो दैट इज़ अ स्टैंडिंग ऑफर जो 12 तारीख को चालू हो रहा है और 15 तारीख को जब भी रात 10-11 बजे जब भी वो बंद होता है बिग बाज़ार, उसी टाइम पे वो सेल ख़त्म हो जाएगा. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑफर. नाउ गोइंग फर्दर, यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया था, ये तो रिकैप था. नाउ आई एक्चुअली गो फर्दर. सो दिस इज एक्चुअली वेयर वी स्टार्ट विद द फर्दर पोर्शन. लेक्चर नंबर 2 एक्चुअली यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आस्पेक्ट, रूल्स ऑफ ऑफर. सी, कायदे में, कानून में, लीगली देर आर सर्टन रूल्स विच आर टू बी फॉलोड फॉर एवरी कंपोनेंट. सो नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्ट, नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ ऑफर. प्लीज़ रेफर टू पेज नंबर 3 जो ऑलरेडी अपलोड हुआ है और मैं फिर से आज अपलोड कर रहा हूँ पिक्चर. रेफर टू दैट पिक्चर. रूल नंबर 1, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रूल ऑफ ऑफर इज दैट देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. अगर ऑफर देने के पीछे देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, देन एंड देन ओनली इट इज़ एन ऑफर. अभी वो जो रिश्ता हो रहा है वो किसी किस्म का हो सकता है. अगर समझो शादी के लिए प्रपोज करा है तो क्या हो गया? प्रपोजर क्या हो गया? वुड बी हस्बैंड. और प्रपोजी कौन हो गया? वुड बी वाइफ. या वाइफ की तरफ से आ रहा है तो जस्ट पार्टीज ए से बी हो जाएगा, दैट मेक्स नो डिफरेंस.
लेकिन ए प्रपोजल भेज रहा है, बी एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इंटेंशन क्या है? टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ. सपोज आई वांट टू सेल माय फ्लैट और आई वांट टू सेल माय से टू व्हीलर या कार, में कुछ भी मूवेबल प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ. सो फॉर दिस एग्जाम्पल, हु एम आई और व्हाट माई इंटेंशन इज दैट आई वांट टू बिकम अ सेलर. सो मेरा प्रपोजल किस दिशा में है? दैट वेदर यू वांट टू बिकम अ बायर. सो यहाँ पे वो रिलेशनशिप है. तो ये जब तक इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का नहीं होगा तब तक वो ऑफर नहीं है इन टर्म्स ऑफ लॉ. प्रपोजल ऐसे ही हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए. एक जो दूसरे दोस्त को पूछ सकता है, चल कल पिक्चर को जाते हैं क्या? दूसरा दोस्त बोलता है चलो ठीक है जाते हैं. तो प्रपोजल किया, वो बोला अरे घर पे पहले बाप को पूछना पड़ेगा पैसे देगा नहीं देगा. तो घर पे बाप को या माँ को पूछ लिया, मम्मी से परमिशन ले लिया, फिर उसने बोला ठीक है जाओ, या पॉकेट मनी में बैठ रहा है, सब फीचर्स देख के बाद में आपने बोला कि हाँ बाबा मैं आता हूँ, तो आपने क्या किया? ऑफर एक्सेप्ट किया. लेकिन इसके पीछे कोई लीगल इंटेंशन नहीं है, कोई रिलेशनशिप क्रिएट करने का पर्पस नहीं. नो सपोज यू बैक ऑफ, दूसरे को अरे बाप ने हाँ बोला था लेकिन यार आज पैसे देने को ना बोल रहा, अभी मैं नहीं आ सकता हूँ. तो वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? येस, यू हैव ब्रोकन अ प्रॉमिस. लेकिन यहाँ पे कोई भी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप का नहीं है, तो कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है कि आप किसी के या आप दूसरे केस के दूसरे समझो मैं किसी मेरे दोस्त को पूछता हूँ चलो पिक्चर को जाते, वो बोलता है हाँ जाते हैं, और मैं पिक्चर का टिकट निकाल कर तो बोलता है अरे मैं नहीं आ सकता हूँ यार, ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया. तो क्या ऐसे टाइम में मैं उसके ऊपर केस ठोक सकता हूँ कि यार तूने हाँ बोला था अभी ना बोल रहा है, तुमने वादा तोड़ दिया, प्रॉमिस तोड़ दिया? नो, यू कैंट, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप. एग्रीमेंट, फिर से रिपीट करता हूँ, एग्रीमेंट क्या होता है? जब भी दो पार्टीज किसी चीज़ के लिए एग्री करते हैं, ए ने बी को कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए. प्रपोजल कैन बी ऑफ टू फोल्ड. जस्ट रिवाइज लास्ट लेक्चर का वीडियो एक बार देख लो फिर से. प्रपोजल कोई चीज़ करने के लिए भी हो सकता है और कोई चीज़ नहीं करने के लिए भी हो सकता है. फ्रॉम नॉट डूइंग एनीथिंग, फ्रॉम एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, तो वो हाँ या ना बोलता है तो वो एक्सेप्टेंस हो गया. सो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं है. लेकिन अगर आप किसी को बोलते हो हाँ मैं तुमको फ्लैट बेचूंगा, एक्सेप्ट कर लें, देन यू बैक ऑफ, देन इट्स अ प्रॉब्लम. तो उसके ऊपर लीगल केस हो सकता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ ऑफर, that there must be intention to create a legal relationship. Going further, rule number 2, offer must be certain, fix. Certain means what? वो एक्चुअली क्या ऑफर कर रहा है ये क्लियर कट टर्म्स में समझ में आना चाहिए. इट मस्ट नॉट बी एम्बिग्यूअस, इट मस्ट नॉट बी, ऑफर मस्ट बी अनएम्बिग्यूअस, दैट इज एक्चुअल लीगल वर्ड. अनएम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस मीन्स व्हाट? जिसमें डाउट है. सो अनडाउटफुल, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अब एक एग्जांपल ले लो, मैं ज़्यादातर ह्यूमर क्रिएट करने के लिए ऐसे एग्जांपल देता हूँ और स्टूडेंट्स को समझ में आने के लिए. सर्टन एग्जांपल्स आर ओनली गिवन फॉर अंडरस्टैंडिंग. फॉर गॉड से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो एग्जांपल्स मैं देता हूँ समझने के लिए, वो पेपर में या एग्ज़ाम में नहीं लिखना है. अभी समझो एक आदमी ने उसकी बेटी के शादी के लिए प्रपोजल भेजा. लड़का आ गया सामने से देखने के लिए. वहाँ पे वो दो लड़कियाँ हैं, एक है सीता और एक है गीता. तो अभी दोनों का ऑफर आ गया. ऐसे तो नहीं है ना किसी एक लड़की के लिए मैंने ऑफर दिया है, तो मुझे ये क्लियर कट मालूम होना चाहिए कि मैं इफ़ आई एम द वुड बी हस्बैंड, अगर मैं वो लड़की देखने आया हूँ तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये ऑफ़र किसके लिए है, सीता के लिए है या गीता के लिए है. ऐसा तो नहीं है ना दोनों में से जो पसंद आ गई वो कर लो, नहीं ना, या दोनों पसंद आ गई किसी एक को कर लो, ऐसे नहीं है. तो एग्जैक्टली अगर सामने दो लड़कियाँ तो इसमें से सीता कौन सी गीता कौन सी है, और मैं किस लड़की को देखने आया हूँ ये मुझे समझ में आना चाहिए. यू शुड, तो ऑफर कैसे होना चाहिए? अनएम्बिग्यूअस. या इसको एक लीगल टर्म्स में ऑफर में टर्न कर लो कि मेरे पास 2 फ्लैट है. तो आप फ्लैट खरीदने आते हो तो मैं दिखाता हूँ, देखो फ्लैट है, ये 201 भी मेरा है और 202 भी मेरा है, तो इसमें से मैं कौन सा बेच रहा हूँ. अगर आप देखोगे 201 पसंद करोगे और मैं बाद में बोलूँगा नहीं मैं तो 202 के लिए बोल रहा था, वैसे नहीं चलेगा ना. सो कैसे होना चाहिए ऑफर? इट मस्ट बी अनएम्बिग्यूअस, इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट बी विदाउट एनी डाउट. देन थर्ड रूल, गोइंग फर्दर, ऑफर हैज़ टू नेसेसरीली बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर. देखो दो अलग चीज़ें हैं, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर. ये दो चीज़ में कुछ सुनने में फ़र्क आता है क्योंकि दो अलग चीज़ें हैं. लेकिन ऑफर में कंफ्यूज नहीं होना. देखो कैसे होता है, ऑफर के बदले सामने से अगर हाँ आता है, एक्सेप्टेंस आता है, तो प्रॉमिस बन जाएगा और एग्रीमेंट बन जाएगा.
अगर रिफ्यूज़ल आ गया, रिजेक्शन आ गया, नो इश्यूज़। लेकिन अगर सामने से हाँ आंसर आता है तो क्या हो गया, आपका ऑफ़र एक्सेप्ट हो गया। तो ये जो एक्सेप्टेंस है ये नहीं आता है, ऑफ़र के बदले ऑफ़र आता है। तो ऑफ़र के बदले जहाँ पे ऑफ़र आता है वो क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफ़र। अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मुझे फ्लैट बेचना है, तो मैंने एक पेपर में ऐड दे दिया कि एक प्रॉपर्टी है फलाना फलाना सोसाइटी, एट मेजरिंग सो एंड सो फ्लोर, उसको बालकनी है, ये है, वो है, पार्किंग है, नहीं है, जो भी है मैंने लिख दिया। ये फ्लैट मेरी तरफ से ऑफ़र है कि मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूँ। कितने में, 50 लाख में। अभी सामने से पार्टी जब भी कॉल करती है तो वो क्या बोलती है, आपका ऑफ़र कितने का है, 50 का है। एक काम करो भाई, 50 में तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं 45 में लेने को तैयार हूँ। क्या करने को तैयार हूँ, 45 लाख में। तो आपका जो ऑफ़र था वो एक्सेप्ट हो गया नहीं, सामने से क्या आ गया, काउंटर ऑफ़र आ गया। तो अगर वो ऑफ़र काउंटर ऑफ़र आ रहा है तो आपका क्या हो गया, इन्विटेशन हो गया, ऑफ़र नहीं हो गया, प्रपोजल नहीं हो गया, क्या हो गया, इन्विटेशन और प्रपोजल हो गया। तो इसमें क्या होता है कि भैया दूसरा चीज़ ले लो, मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ, तो मैं किसी मैकेनिक को बोल के रखता है मुझे बाइक बेचना है और 50 तक निकालना है, 50,000 तक, ठीक है। अभी सामने से वो बाइक किसी को दिखाता है तो वो सामने वाला ऑफ़र देता है कि भाई देखो 50 में तो नहीं लूँगा, मैं 48,000 में ले लूँगा। सो ऑफ़र को एक्सेप्टेंस आ गया, नहीं आ गया, ऑफ़र को क्या आ गया, काउंटर ऑफ़र आ गया। तो जो मैंने दिया था ना उसी, इसमें क्या होता है, एक ही चीज़ होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद हो जाएगा, समझ लो। ऑफ़र के बदले अगर ऑफ़र आता है, जो ऑफर ना उसी मैंने बताया था, जो ऑफ़र देता है वो पार्टी कौन है, प्रोमिसर, ऑफरर या सेलर अगर गुड्स है तो। और जो सामने से एक्सेप्ट करता है ऑफ़र वो कौन होता है, ऑफरी, प्रोमिसी या बायर। अभी इसमें क्या होता है, मैंने 50,000 का ऑफ़र दिया, सामने से वो 48,000 का ऑफ़र देता है। अभी यहाँ पे क्या होता है ना, रोल स्विच हो रहा है। अभी ऑफ़र वो दे रहा है तो ऑफरर वो बन गया, और अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या बन गया, प्रोमिसी बन गया, सेलर बन गया। दो ऑफ़र मेरा है, तो मेरे ऑफ़र को अगर सामने से ऑफ़र आता है तो मैं कौन बन गया, वो पार्टी चेंज हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें सेम है, खाली पार्टी चेंज हो जाता है, ए का बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, कम्युनिकेट करना, वो सामने वाले के नॉलेज में आना चाहिए। कोई भी चीज़ दोस्तों याद रखो, कोई भी चीज़ बिना कम्युनिकेशन के मतलब ही नहीं है। मेरा ऑफ़र है, आपका काउंटर ऑफ़र है, या आपका एक्सेप्टेंस है, या आपका रिजेक्शन है, या और कुछ है, ये कभी पता चलेगा ओनली व्हेन ए ने बी को कम्युनिकेट किया। तो ए ने बी को ऑफ़र दिया है, ये किसको पता चलना चाहिए, बी को पता चलना चाहिए कि ए ने मुझे ऑफ़र दिया है। एंड देन बी विल थिंक ओवर दैट वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एंड देन बी व्हाट बी विल डू, बी विल आइदर रिजेक्ट और एक्सेप्ट। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको फिर से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट इज द थिंग, दैट बी को ए को कम्युनिकेट करना है कि मुझे तुम्हारा ऑफर पसंद है, नापसंद है, एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है। सो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ में, अनलेस एंड अनटिल थिंग्स आर कम्युनिकेटेड नहीं होता है। द नेक्स्ट रूल, mere declaration of intention is not sufficient. mere declaration of intention is not sufficient. अरे यार मैं ये मेरा फ्लैट बेचना चाहता हूँ, दिस इज नॉट सफिशिएंट। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये फ्लैट बेचना है, मेरा एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन मीन्स प्राइस, मुँह बदला, मुझे ये इतने कॉस्ट पे बेचना है, और क्या तुम खरीदना चाहते हो, ये ऑफर हो गया। लेकिन खाली बोलना कि हाँ ये मैं फ्लैट बेचना चाहता हूँ या मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, these are mere intentions. तो खाली intention is not sufficient. What is required is actual communication. Then next, sixth rule, special terms if any must be clearly indicated. I again repeat, special terms if any must be clearly indicated. कभी कभी क्या होता है ना, ऑफर किसी कंडीशन के ऊपर होता है, वो कंडीशन पूरा हुआ तो ही ऑफर मिलेगा। अभी एक एग्जांपल ले लो, अभी मैंने ज़्यादातर आपको समझेगा ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा सा पौराणिक एग्जांपल देता हूँ। पुराने ज़माने में मालूम है स्वयंवर होता था। स्वयंवर क्या होता था, अभी हमको सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा मालूम है, सीता माता का स्वयंवर, जो रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ हुआ था। अभी यहाँ पे जो सीता के पिताजी थे राजा जनक जी, उन्होंने क्या किया था, स्वयंवर का एक कंडीशन रखा था। कोई कंडीशन रखा था कि लड़का कैसा होना चाहिए, पतला होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, बहुत हैंडसम होना चाहिए, दिखने में छावा चाहिए,
काला चाहिए, पीला चाहिए, नीला चाहिए, नो, कंडीशन क्या था, एक ही था कि जो शिव धनुष रखा है वो उठा के उस पर वो प्रत्यंचा चढ़ाना चाहिए। सो ये कंडीशन है, तो अगर वो कंडीशन पूरा कर सका तो ही क्या हो जाएगा, वो मेरा कंडीशन पूरा हो जाएगा एंड स्वयंवर पूरा हो जाएगा। सो दैट इज एन ओपन इन्वाइटेशन। ये इन्विटेशन कैसा है, ओपन इन्विटेशन है, कोई भी आओ और चैलेंज करो, चैलेंज को एक्सेप्ट करो, ये चैलेंज को पूरा करो, क्या हो जाएगा, मेरी बेटी जो सीता है उसकी मैं आपसे शादी कराऊंगा। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया किसी स्पेशल कंडीशन का। या कभी हो सकता है ना यार, अभी आपको समझेगा, ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ। ए एक लड़का है, बी एक लड़की है। ए को लड़की बहुत पसंद है, वो उसको प्रपोजल भेजता है कि अरे मेरे को तुम पसंद हो और क्या हम एग्रीमेंट में इंटर हो सकते हैं प्यार के। तो बी क्या बोलती है, अरे यार प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा वज़न बहुत ज़्यादा है, एक काम करो 20 किलो वज़न कम करो तो मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूँगी। अब ये कंडीशनल हो गया, अभी यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे प्रपोजल को प्रपोजल आया है, वापस एक्सेप्टेंस आया है, नो, मेरे ऑफर को क्या आ गया, काउंटर ऑफर आ गया कि तू पहले 20 किलो वज़न कम कर, फिर मैं तेरे बारे में सोचूंगी। सो अभी ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट करना है कि मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। सो ये कंडीशनल हो गया। तो ऐसा अगर कोई कंडीशन होगी तो वो कंडीशन स्पेसिफिकली कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट गोइंग फर्दर, टर्न टू पेज नंबर 4, सी व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एन एग्रीमेंट। सो यहाँ पे कंडीशंस खत्म हो गया कि प्रपोजल का कंडीशंस क्या होना चाहिए, वो एक बार आप रिवाइज कर लो। कुछ डिफिकल्टी रहेगा तो मार्क करके रखो, जब भी हमारा फिजिकल लेक्चर्स चालू हो जाएगा कॉलेज में, यू कैन ऑलवेज आस्क मी अ डाउट, या व्हाट्सएप ओपन है, अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी है व्हाट्सएप पे क्वेरी पोस्ट करो, आई विल आंसर दैट। नाउ टर्न टू पेज नंबर 4, पिक्चर नंबर 4, स्टेप्स ऑफ एन एग्रीमेंट। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ एन एग्रीमेंट दैट आई हैव मेड अ चार्ट। सबसे पहला स्टेप कहाँ पे होता है, ऑफर, जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ऑफर के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सा आता है, सेकंड, कम्युनिकेशन ऑफ दैट ऑफर। दैट ऑफर हैज टू बी कम्युनिकेटेड। मेरे मन में है कि मैं तुमको पूछूं, लेकिन मैंने पूछा ही नहीं, तो सो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन किसका तरफ से होना चाहिए, ऑफर ऑफ प्रोमिसर की तरफ से प्रोमिसी को। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर टू द प्रोमिसी, ऑफरी और प्रपोजी। देन नेक्स्ट थर्ड स्टेप, आफ्टर थिंकिंग, और थोड़ा सोच विचार करके, वो जो सामने वाला पार्टी जिसको ऑफर दिया गया है वो क्या करेगा, या तो रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए वो हम लोग आगे देखेंगे, ये पहले थोड़ा स्टेप समझ लो, देन वी गो टुवर्ड्स एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन उसका होना चाहिए। सी, जैसे ए ने बी को प्रपोज किया तो ए ने बी को कम्युनिकेट किया कि मेरा ये प्रपोजल है, एक्स चीज़ करना है या वाई चीज़ नहीं करना है। नाउ बी को वो एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, बी को वो एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल ए को फिर से कम्युनिकेट करना है, दैट येस आई एम एक्सेप्टिंग और नो आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम रिजेक्टिंग। सो कम्युनिकेशन। सो स्टेप 1 क्या हो गया, ऑफर। स्टेप 2, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर फ्रॉम प्रोमिसर टू प्रोमिसी। देन वो प्रोमिसी सोच विचार करके सोचेगा हाँ या ना, एंड देन दैट प्रोमिसी विल कम्युनिकेट हिज एक्सेप्टेंस टू द प्रोमिसर कि हाँ या ना, जो भी रहेगा वो। देन कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंप्लीशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी ने ए को कंसेंट या एसेंट बोला, सो एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस हो गया। प्रॉमिस मीन्स एन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट इटसेल्फ इज अ प्रॉमिस। प्रॉमिस ही एग्रीमेंट हो गया, और जब ये एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल होता है तभी वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ गो फर्दर, पेज नंबर 5, पिक्चर नंबर 5। देखो क्या मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला के जैसा आपको समझने के लिए लिखा हुआ है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। नेक्स्ट लाइन देखो, प्रॉमिस मीन्स एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट प्लस लीगल एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जैसा रहता है ना ए प्लस बी, वैसा मैंने वो थोड़ा सा आपको समझने के लिए, इजी करने के लिए लिखा हुआ है। नाउ सी फर्दर, एक लाइन नीचे, सेक्शन 2H। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट।
सो जनरली आपको कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं ना कहीं आएगा, तो आपको स्टार्ट ही वही करना है. आंसर शुड ऑलवेज स्टार्ट विद दिस डेफिनेशन that an agreement enforceable by law is a contract. So this should be the starting point of your answer to any question. Okay? ठीक है, अभी यहाँ तक खत्म हो गया. नाउ वी गो टू एक्सेप्टेंस. नाउ ये सेकंड कंपोनेंट हो गया. देखो वही पेज नंबर 5 पे फर्स्ट लाइन देखो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. सो मैंने अभी तक क्या कवर किया, हमने क्या सीखा, क्या कवर किया, प्रपोजल. नाउ वी गो अ स्टेप फर्दर. सो हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में गए. Now coming to acceptance. Now see what is an acceptance. Acceptance का definition पहले देख लो, वहाँ पे लिखा हुआ है और बुक में मिलेगा. Section 2B defines acceptance. अभी उसका definition देख लो क्या है. When a person to whom the proposal is made signifies his assent. Assent means consent. When a person to whom the proposal is made signifies his assent or consent thereto, the proposal is said to be accepted. तो proposal जिस चीज़ के लिए पूछा गया उसके लिए जब ये आंसर आता है तो वो acceptance हो गया. Again I repeat for a moment, then we go further. When a person to whom the proposal is made means whom promising signifies his assent or consent thereto, the proposal is said to be accepted. ए ने बी को प्रपोजल भेजा, बी को कम्युनिकेट किया कि मेरा एक्स प्रपोजल है. बी ने सोच के ओके यस आई एक्सेप्ट. बी ने क्या किया, ए को कम्युनिकेट किया दैट यस आई एक्सेप्ट. सो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया. उतना ही चीज़ है वो डेफिनेशन में. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. द पर्सन हु, अब ये पार्टीज को क्या एड्रेस करते हो, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स a proposal when accepted becomes a promise. The person who accepts the offer, उसको क्या बोलते हैं, तीन नाम से बुला सकते हैं, एक्सेप्टर, ऑफरी या प्रॉमिसी. तो ज़्यादातर प्रॉमिस ही लीगल लैंग्वेज में चलता है. और सेल रहेगा तो बायर सेलर. अगर फ्लैट सोसाइटी में है और वो आप बेच रहे तो ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, ऐसे को डे होते हैं. लेकिन वो फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी ऐसे भी कभी कभी एड्रेस करते हैं. लेकिन वही हो गया प्रॉमिसर, प्रॉमिस. ओके. नाउ सी एक्सेप्टेंस जो है ना, हाँ जो है, जो एसेंट है वो मैंने पहले ही बताया था. प्रपोजल के इसमें भी देख लो दैट टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग. तो अगर टू डू समथिंग का प्रपोजल है तो आंसर क्या आएगा, अगर एक्सेप्टेंस है तो यस लेट अस डू दैट थिंग. और अगर प्रपोजल नेगेटिव है कि ये चीज़ नहीं करते तो एक्सेप्टेंस कैसे आएगा, ओके नहीं करते. सो एक्सेप्टेंस कैन बी पॉजिटिव, एक्सेप्टेंस कैन बी निगेटिव. एक्सेप्टेंस कैन बी टू डू समथिंग एंड एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी नॉट टू डू समथिंग. ओके, नाउ गो टू पेज नंबर 6, पिक्चर नंबर 6. एक्सेप्टेंस कैन बी मेड एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली. एक्सप्रेस क्या है, इम्प्लाइड क्या है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था. फिर से बताता हूँ, हर लेक्चर में मुझे रिपीट करना पड़ेगा. दो मोड्स है एक्सेप्टेंस के, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली. एक्सप्रेसली मीन्स व्हाट, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है. व्यक्त कैसे करोगे आप, आइदर बाय वर्ड्स ऑफ माउथ और इन राइटिंग. तो अगर प्रपोजल राइटिंग में आया है तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, राइटिंग में, सिंपल. और अगर मुंह से पूछा है कि अरे ये चीज़ करते क्या, तो आप हाँ मुंह से बोलोगे. सो एक्सप्रेसली मीन्स व्हाट, जहाँ पे एक्सप्रेस होता है मीन्स व्हाट, जहाँ पे आप अपनी भावना व्यक्त करते हो. सो दैट इज बाय मीडियम ऑफ वर्ड्स, आइदर वर्ड्स ऑफ माउथ या इन रिटर्न लैंग्वेज. एंड सेकंड होता है इम्प्लाइडली. इम्प्लाइडली क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना है. इम्प्लाइड में हाँ सीधा नहीं बोला जाता है, लेकिन जो सामने वाले पार्टी का कॉन्डक्ट है ना, जो बिहेवियर है ना, वो दिखाता है कि वो हाँ बोल रहा है. अभी फिर से एक एग्जांपल देता हूँ, ये एग्जांपल कहीं भी नहीं लिखना है, आप लोगों को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में, या आपको जो एग्जांपल समझ में आए वो बताता हूँ. एक लड़की है, ए ने बी को प्रपोजल किया. लास्ट लाइन मैंने बताया था ना, जो आपके वो एज में होता है अट्रैक्शन, उसको हो गया. उसने बी को पूछा, अरे मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुमको मुझ में इंटरेस्ट है, मुझको तुम्हारे ऊपर लव हो गया है. अभी इसमें क्या होता है, बी हाँ नहीं बोलती है, लेकिन ए बोलता है मुझे गार्डन में आके मिलो. ए बोलता आहे मला जरा तिकडे भेट, ए म्हणतो मला जरा तिकडे भेट, ए म्हणतो चल पिक्चरला जाऊया, ए म्हणतो चल गार्डनला जाऊया, ए म्हणतो चल बोटिंगला जाऊया.
बी ना भी नहीं बोलते, हाँ भी नहीं बोलते, लेकिन जाती है उसके साथ। तो ये क्या दर्शाता है? अरे उसने हाँ तो कभी कभी दोस्तों में चर्चा होते ना, अरे तू तिला विचारलं का? बोलता अरे हाँ विचारलं रे, पण यार अजून हाँ नाही म्हणाली, पण ती आली माझ्याबरोबर गेली होती। अभी इसमें क्या होता है, उसका कॉन्डक्ट क्या बता रहा है, दैट शायद उसका यस है, लेकिन लॉ में ऐसे नहीं चलता है। अगर यस है तो यस बोलना पड़ेगा, लेकिन वो लड़की अगर समझो उसके साथ घूमती है, फिरती है, उसके साथ दोस्ती रखती है, तो वो क्या दिखाता है, दैट इम्प्लाइडली शी इज़ कंसेंटिंग। लेकिन यहाँ पे लॉ में इम्प्लाइडली कुछ नहीं होता है। इम्प्लाइडली होता है वो फॉर द मोमेंट भूल जाओ। तो इम्प्लाइडली मतलब जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जाता। सो लेट अस पुट इट दैट वे, एक्सप्रेसली में जहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है और इम्प्लाइडली में जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। मैं अपनी भावना दबा के रखता हूँ, लेकिन मेरा बिहेवियर बताता है मेरे मन में क्या है, लेकिन लॉ में ये सब चीज़ नहीं चलता है। देन गोइंग फर्दर, एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन हमने देख लिया, एक्सेप्टेंस का जनरल चीज़ देख लिया। नाउ फॉर अ मोमेंट गो फर्दर, व्हाट आर द लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस क्या होता है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस? फर्स्ट रूल, हु कैन एक्सेप्ट? एक्सेप्टेंस ए ने बी को भेजा है, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? बी ही एक्सेप्ट करेगा। सी एक्चुअली दैट विल फर्स्ट डिपेंड अपॉन व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के टाइप क्या है? एक जनरल है जो पब्लिक को एट लार्ज है, एक स्पेसिफिक है जो किसी चीज़ के लिए है, या कोई है जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो इवन एक्सेप्टेंस विल बी अकॉर्डिंगली। सो प्रपोजल के क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस भी रहेगा। नाउ सी हु कैन एक्सेप्ट, फर्स्टली डिपेंडिंग अपॉन वेदर द ऑफर इज अ स्पेसिफिक ऑफर। अगर ए ने बी को स्पेसिफिक ऑफर किया है तो वो कौन एक्सेप्ट कर सकता है? ओनली बी एंड नॉट सी। लेकिन एक जनरल ऑफर जो मैंने किया था ना, समझो मैंने ऑफर स्पेसिफिक किया है, मैंने बी को पूछा अरे मुझे ये बेचना है, तुमको लेना है क्या? मैं तुमको बेचना चाहता हूँ। तो ये ऑफर को एक्सेप्टेंस कौन दे सकता है? खाली बी दे सकता है। लेकिन मैंने अगर पेपर में ऐड दिया है कि बाबा आई वांट टू सेल अ फ्लैट, तो यहाँ पे कोई भी आके सामने से वो एक्सेप्ट कर सकता है। सो हु कैन एक्सेप्ट? इफ इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर, ओनली दैट पर्टिकुलर पर्सन टू whom proposal is made. And second type, general offer, any person or persons can accept that. Okay, this is about who can accept. Now rule number 2, this is most important thing which qualifies an acceptance. Acceptance must be absolute. ABSOLUTE. Absolute means what? Unconditional, without any reservation, बिना किसी कंडिशन के, बिना, मैं मराठीत त्याला काय म्हणतात, कुठल्याही अटी किंवा शर्ती बगैर, बिना किसी कंडीशन, बिना किसी शर्त। तो अगर मैंने ए को प्रपोजल भेजा, जब ये फ्लैट का एग्जांपल ले लो कि मैं 50 लाख में बेचना चाहता हूँ, सामने वाला बोला ठीक है मैं भी 50 लाख में लेना चाहता हूँ, तो ये क्या हो गया? एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन एक सामने से क्या होता है, ए ने बोला कि अरे मुझे फ्लैट 50 लाख में बेचना है, लेकिन बी सामने से क्या बोलता है, भाई एक काम करता हूँ मैं आपको 45 लाख देता हूँ अभी के अभी, और 5 लाख आपको 15 दिन में दूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस हो गया? नहीं हो गया। ये क्या हो गया? काउंटर प्रपोजल हो गया कि अरे तू तेरे हाउ दे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुन, 45 लाख तुमको अभी देता हूँ, 50 लाख बाकी का 5 लाख देने को मुझे 15 दिन का टाइम चाहिए। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफर के सामने ऑफर हो रहा है, तो अभी मुझे एक्सेप्ट करना है, दो आई एम एक्चुअली सेंडिंग द ऑफर। नाउ ऑफरर वो बन जाता है और ऑफर ही मैं बन जाता हूँ, प्रोमिसर वो बन जाता है, प्रोमिस ही मैं बन जाता हूँ। एंड नाउ आई विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। तो मैं बोल सकता हूँ नहीं बाबा नहीं जमेगा, सॉरी, मैंने 50 लाख का ऑफर दिया था, मुझे 50 लाख वन शॉट एक ही टाइम पे चाहिए। या मैं उसको बोल सकता हूँ एक काम कर बाबा, तुम उसको कुछ अर्नेस्ट मनी दे दे, टोकन अमाउंट दे दे, त्याला मराठीत बयाणा म्हणतात, मुझे एडवांस मनी दे दो, एक काम करो 2 लाख मुझे दे दो, हम लोग ओवरऑल एग्रीमेंट करते हैं और तुम टाइम ले लो 10 दिन 15 दिन जो भी है, लेकिन मुझे पूरा 48 लाख बाद में चाहिए, मतलब पूरा पेमेंट मुझे एक ही साथ चाहिए, ये रखने का मुझे चक्कर नहीं चाहिए। सो ये काउंटर ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। एक्सेप्टेंस कैसे होता है? अनकंडीशनल, किसी भी कंडीशन के बगैर। सो जैसे ऑफर था वैसे ही एक्सेप्टेंस आ गया, तो ही वो एक्सेप्टेंस हो गया। एनी चेंज टू द ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर एंड दिस रिजल्ट्स इनटू, ऑफर के बदले ऑफर आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? काउंटर ऑफर या फ्रेश ऑफर। व्हाट इज अ काउंटर ऑफर और फ्रेश ऑफर? सिंपल टर्म्स में इट इज रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। तुम्हारा ऑफर छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो करते हैं क्या, बोल तो तुम बोलो, आगे हम सोचते और करते। सो कैसे होना चाहिए? एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट विदाउट एनी कंडीशन। ओके, नाउ गो टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, पिक्चर नंबर 7। थर्ड रूल, मोड ऑफ एक्सेप्टेंस।
अगर प्रपोजल में स्पेसिफाई किया है ना कि ये फलाना चीज़ से मुझे एक्सेप्टेंस चाहिए तो उसी उसमें होना चाहिए. सो इफ द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस इज स्पेसिफाइड इन द प्रपोजल, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द सेम मैनर, किसी दूसरे मैनर में नहीं चलेगा. एंड इफ नो मैनर इज स्पेसिफाइड, इट मस्ट बी इन द यूजुअल मैनर, जो मार्केट प्रैक्टिस में होता है ना उसी में होना चाहिए. क्या है मार्केट में वो थोड़ा सा छोड़ दो, लेकिन जैसे प्रपोजल है वैसे एक्सेप्टेंस होना चाहिए. सिंपल रूल. देन गोइंग फॉर द रूल नंबर 4, कम्युनिकेशन. सी अगेन, कम्युनिकेशन हर चीज़ में आएगा. कम्युनिकेशन दैट इज एसेंट या कंसेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोमिसी टू द प्रोमिसर. ए ने बी को प्रपोज किया है कि ये चीज़ करते हैं, सो बी को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है ए को दैट येस आई एम एक्सेप्टिंग दिस, मुझे ये एसेंट है, मेरा कंसेंट है, एंड आई एम एग्रीएबल. तो ये क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. द नेक्स्ट रूल, फिफ्थ वन, मेंटल एक्सेप्टन्स इज नो एक्सेप्टन्स एट ऑल. माझ्या डोक्यात आहे की ॲक्सेप्ट करीन पण मी नाही केलं, मी काय बोललो नाही, दॅट इज नो एक्सेप्टन्स एट ऑल. एक्सेप्टेंस कभी होता है ए के प्रपोजल को बी जब भी हाँ बोलता है, और सी उसका स्टेप कैसा है, ए ने प्रपोजल भेजा फॉर एक्स 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 किसी चीज़ के लिए, ए ने प्रपोजल भेजा, ये प्रपोजल फर्स्ट क्या होना चाहिए, बी को कम्युनिकेट होना चाहिए. अभी भी सोच विचार करके सोचेगा हाँ बोलूँ ना बोलूँ क्या करूँ, एंड देन वो हाँ बोलता है तो हाँ उसको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा ए को. सो प्रपोजल का एक्सेप्टेंस या मुझे एक्सेप्टेंस है ये भी कम्युनिकेट होना चाहिए. कम्युनिकेट नहीं होगा तब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी. सो मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस एट ऑल, वो बिना किसी मतलब का है. देन नेक्स्ट कंडीशन, टाइम लिमिट. अगर ऑफर में टाइम लिमिट है तो अगर शाहरुख खान उसके ऑफर में बोलता है सलमान खान को, कह रहे मेरा खंडाला में फार्म हाउस है, मुझे बेचना है, अगर तुमको खरीदना है तो मुझे 10 दिन में बताओ. तुमको अगर लेना है तो मुझे कितने दिन में बताओ, 10 दिन में. अभी इसमें क्या होता है, जो सेकंड पार्टी है वो सोचता है एंड देन हाँ बोलता है 15 दिन के बाद. लेकिन ऑफर कितने दिन, ऑफर में क्या बोला था, कितने दिन में बताओ, 10 दिन में. तो 10 दिन के बाद में आई डोंट नीड टू वेट फॉर यू. सो अगर ए ने बी को प्रपोजल भेजा और उसमें बोला है कि 15 दिन में मुझे बताओ, 10 दिन में मुझे बताओ, या 1 महीने में मुझे बताओ, तो वो टाइम उधर ख़त्म हो गया. उसके बाद में हाँ बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऑफ़र का टाइम लिमिट क्या हो गया, ख़त्म हो गया. उसको लीगल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑफ़र लैप्स हो गया. सेम वो डिस्काउंट का एग्जांपल ले लो, 12 से 15 का सेल है, तो आपको अगर वो चाहिए तो कब तक आना, कब से, व्हाट इज़ द कंडीशन, कब कौन से दिनों में आना पड़ेगा, 12 तारीख से लेके 15 तारीख. तो 12 तारीख के दिन के बाद में 12 तारीख से 15 तारीख के रात या शाम तक. एक बार 11 तारीख के पहले, 12 तारीख के पहले 11 को भी नहीं मिलेगा, और 15 को दिन खत्म हो गया, 16 तारीख लगा तो 16 को भी नहीं मिलेगा. टाइम ऑफर खत्म हो गया, लैप्स हो गया, इलैप्स हो गया, या ऑफर विड्रॉ हो गया, खत्म हो गया. If proposer prescribes time limit, then the acceptance must be within the said time limit. ये मैंने अभी एग्जांपल दिया. Then further, if no time is prescribed, it must be within reasonable time. What is reasonable time? Again, it is a thing of interpretation. अभी फिर से एक एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक दोस्त है, हम लोग एक टाइम पे, मैं भी एक टाइम पे बहुत अच्छा वेट लिफ्टर था, और हम लोग के टीम में एक मेरा दोस्त था पूना का, उसको एक प्रपोजल आया, उसने प्रपोज किया, एक कोल्हापुर की लड़की थी, उसको कह रही ये लड़की अच्छी दिख रही है, मैं इससे शादी, मतलब मेरी तरफ से प्रपोजल है, मी लग्नासाठी तिला विचारतोय, माझा प्रपोजल है. वो लड़की ने ना हाँ बोला ना, और वो बात उससे डायरेक्ट लड़की को प्रपोज नहीं किया था, उसके कोच से बात हुआ था, हमारे कोच के थ्रू, कि अरे हाँ जैसे यूजुअली प्रपोजल भेजा ना वैसे भेजा, तो भाई ऐसा ऐसा है और शादी के लिए रिश्ता है, तो हम पूछना चाहते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो बताओ. तो लड़की का कोच बोला ठीक है मैं उससे बात करता हूँ एंड आई विल टेल यू. अभी ये बात के ऊपर ना उसने हाँ बोला ना बोला, कुछ कम्युनिकेट ही नहीं किया. इस साल के ऊपर 1 साल निकल गया, और अगले साल 1 साल के बाद में नेक्स्ट ईयर के कंपटीशन को उसका कोच आके इसको बताता है कि अरे तुमने लास्ट साल पूछा था ना उसको शादी के लिए, तो मैंने उससे बात किया, वो हाँ बोल रही है. तो बोला ओ सर अभी हाँ बोल के क्या फ़ायदा, मेरा शादियों के मेरे घर में अभी बच्चा आने का टाइम हो गया. सो चीज़ क्या है कि ये टाइम लिमिट, एक अभी उसने कुछ ऐसा तो नहीं बोला था ना 1 महीना करवा 2 महीने का, लेकिन इतना टाइम के लिए भी कोई नहीं रुकता है, इतने टाइम के लिए भी कोई नहीं, रीजनेबल. अभी मैंने किसी को पूछा सामने से, ना हाँ आया ना आया. अगर हाँ नहीं आया मीन्स व्हाट, शायद ना है, ना नहीं आया मीन्स हाँ हो सकता है, लेकिन नॉट नेसेसरी के होगा.
सो ये चीज़ में जैसे मैंने बताया कि मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज इंडिकेटेड कम्युनिकेटेड टू द पर्सन हु इज सेंडिंग द ऑफर. सो यहाँ पे क्या हो गया, ऑफर लैप्स हो गया. जब तक सामने से आ गया तब तक ये दूसरे लड़के से शादी करके उसके घर में बच्चा पैदा होने वाला था. सी थिंग इज दैट. तो उसमें क्या होता है कि ऑफर टाइम लैप हो गया, तो कितना रीजनेबल टाइम है, दैट इज अगेन अ थिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन. वो लॉ के ऊपर छोड़ दो. देन 2 कंडीशंस और है. 7th वन, बिफोर ऑफर लैप्सेस. एक्सेप्ट कभी हो सकता है, एक्सेप्टेंस बिफोर द ऑफर लैप्सेस. तो अगर टाइम लिमिट दिया हुआ है तो वो टाइम लिमिट खत्म होने से पहले, वो ऑफर लैप्स होने से पहले या ऑफर विड्रॉ होने से पहले एक्सेप्टेंस जाना चाहिए. एक बार लैप्स हो गया, टाइम लिमिट खत्म हो गया या विड्रॉ हो गया, देन एक्सेप्टेंस इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, उसका कोई मतलब नहीं है. एंड देन द लास्ट रूल 8th वन, नो एक्सेप्टेंस विदाउट नॉलेज ऑफ द ऑफर. अरे मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ ये मेरी मर्जी है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ये तो मालूम होना चाहिए कि ऐसे कुछ ऑफर था या किसी ने मुझे ऑफर भेजा, ये तो मुझे मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. सो देयर मस्ट दैट बेसिक कंडीशन इज देयर. सो यहाँ पे एक्सेप्टेंस खत्म हो रहा है और एक्सेप्टेंस के कंडीशंस खत्म हो रहे हैं. एक फ्लो चार्ट भी मैं डालूंगा, वो भी देख लो. एंड देन आई विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. अगर कोई डिफ़िकल्टीज, कुछ क्लैरिफिकेशन इसमें चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी ऑन द ग्रुप ऑन मैसेज. नो पर्सनल कॉन्टैक्ट. अगेन आई रिपीट, पर्सनली कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं करेगा. सरांचा नंबर है, लावा फ़ोन, ये सब नहीं होना चाहिए. ओके, टेक केयर, गुड डे.